क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच तनातनी चल रही है? क्या न्यायपालिका कार्यपालिका के काम में दखल दे रही है? यानी सीधे सीधे कहें तो क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के कामकाज में दखल दे रही है? सरकार पहले भी कहती रही है कि प्रशासनिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। कौन से वो मामले हैं हाल के जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी? सुप्रीम कोर्ट ने 21 फाइलें सरकार को भेजी थी क्लियर करने के लिए जजों के अपॉइंटमेंट को लेकर। उनमें से कितनी फाइलें सरकार ने क्लियर की, कितनी फाइलें नहीं की और क्यों नहीं की? कौन सी वो फाइलें हैं जो दोबारा भेजी गई थी? और क्या सुप्रीम कोर्ट के जज भगवान का रूप होते हैं? क्या ये मान लेना चाहिए कि अगर वो कहीं पे भी होंगे तो सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ सही होगा, और अगर कोई और है तो वो चीजें ठीक नहीं होंगी? क्या फर्क है कार्यपालिका और न्यायपालिका के काम करने के तरीके में? और क्या वो जो एक पतली सी रेखा बनी हुई थी उसको क्रॉस करने की कोशिश हो रही है? और क्या ये दोनों तरफ से हो रही है या ये एक तरफ से हो रही? इंक्रोचमेंट हो रहा है दूसरे के अधिकार क्षेत्र में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की तरफ से 21 फाइलें सरकार को भेजी गई थी। ये फाइलें 25 नवंबर को सरकार ने कॉलेजियम को वापस कर दी, जिनमें 2 फाइलें क्लियर की गई हैं और इन 2 वकीलों को बॉम्बे हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। यानी 21 में से 2 फाइल क्लियर हुई, 19 फाइल पेंडिंग है। जो 2 फाइल क्लियर हुई उनमें एक वकील संतोष गोविंद हैं जिन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का जज पर अपॉइंट कर दिया गया, और दूसरे हैं वकील मिलिंद मनोहर जिन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कर दिया गया। इन 21 फाइलों में 20 फाइलें जो थी वो हाई कोर्ट में जजों के अपॉइंटमेंट से जुड़ी थी, और एक फाइल जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं दीपांकर दत्ता को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने को लेकर फाइल है। यानी कुल मिला के 21 फाइलें हैं, 20 हाई कोर्ट से जुड़ी अपॉइंटमेंट जजों की और एक सुप्रीम कोर्ट में जज के अपॉइंटमेंट से जुड़ी हुई। इनमें से 19 फाइलें पेंडिंग हैं। 10 फाइल ऐसी जो कॉलेजियम ने दोबारा भेजी थी, यानी सरकार पहले भी इन फाइलों को वापस कर चुकी है लेकिन कॉलेजियम ने दोबारा भेजी। 10 फाइलें ऐसी यानी जो इस बार सरकार को क्लियर करनी ही करनी थी लेकिन सरकार ने क्लियर नहीं की हैं। कॉलेजियम ये नियम होता है कि अगर कोई फाइल पहली बार भेजी है तो सरकार को अगर कोई आपत्ति है तो वो वापस कर सकती है, लेकिन अगर दोबारा वो फाइल कॉलेजियम भेज रहा है तो सरकार के लिए उसे पास करना मैंडेटरी होता है। यानी उसे पास करना ही पड़ेगा, उन नामों को फाइनल करना ही पड़ेगा, उन पर स्वीकृति देनी पड़ेगी। सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन ये नहीं हुआ है इस बार। 25 नवंबर को फाइलों को कॉलेजियम को वापस कर दिया सरकार ने। इसके बाद, और ये वापस करने की वजह ये थी कि 11 नवंबर को जज जो हैं जयकिशन कौल की अध्यक्षता वाली एक 2 जजों की बेंच बैठी। उसने सरकार से कहा कि क्यों सरकार ये फाइलें वापस नहीं कर रही मंजूरी देके, और साथ ही साथ लॉ मिनिस्ट्री में जो लॉ सेक्रेटरी हैं, जो सचिव हैं, इसके अलावा जो अतिरिक्त सचिव हैं, उन दोनों को नोटिस जारी किया था और कहा था कि 28 नवंबर से पहले जवाब दें कि परंपरागत रूप तो यही रहा है कि जो नाम दोहराए जाते हैं उन नामों को पास कर दिया जाता है। यानी जिन नामों को कॉलेजियम ने दोबारा भेजा सरकार उनको क्यों पास नहीं कर रही? तो सरकार ने 25 नवंबर को कॉलेजियम को फाइलें वापस कर दी हैं। अब यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ है जो बहुत लंबे समय से दिखाई दे रहा था। इसके बाद किरण रिजिजू ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि उन्हें जो फाइल उन्होंने भेजी उन पर सरकार बैठी हुई है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर उन्हें ऐसा लगता है तो वो खुद नोटिफिकेशन जारी कर दें, नियुक्ति कर दें। किस बात का इंतजार कर रहे हैं? सरकार की मंजूरी की जरूरत ही क्या है? मतलब कानून मंत्री ने साफ कहा कि ऐसा नहीं है कि आपने जो नाम भेजे वो नाम तुरंत हम कर दें, क्योंकि कई सारे प्रोसेस प्रक्रिया होती हैं, और अगर आपको लगता है कि ऐसा ही है तो आप खुद नोटिफिकेशन जारी करके अपॉइंटमेंट तय कर दें। फिर उसमें सरकार की मंजूरी की जरूरत क्या है? साथ ही उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा कॉलेजियम सिस्टम भारत के संविधान के लिए एलियन है। उन्होंने कहा संविधान में कॉलेजियम सिस्टम का जिक्र कहां है, यह बताएं। कॉलेजियम सिस्टम का जिक्र कहीं भी नहीं है जिससे जजों की नियुक्ति होती है, और भारत इकलौता देश है जहां जज खुद जज की नियुक्ति करते हैं। अब सोचिए, जब कानून मंत्री ने इतने कड़े बयान दिए तो सुप्रीम कोर्ट की इस पर प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक थी। आपको लग रहा होगा कि इससे पहले जितने कानून मंत्री हुए उन्होंने कभी इतने तीखे बयान नहीं दिए। रविशंकर प्रसाद, किरण रिजिजू से पहले रविशंकर प्रसाद थे कानून मंत्री, वो भी तीखी बातें कहते थे, लेकिन इस तरह की बातें उन्होंने कभी नहीं कही जो डायरेक्ट हों,
जो सीधे हों और ऐसा लगे कि ये सीधे सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है, चीफ जस्टिस को कहा गया है प्रक्रिया को लेकर। ये बातें कभी नहीं कही। उसकी सबसे बड़ी वजह समझ लीजिए, मोदी सरकार जब कोई काम करती है ना, कोई भी काम, तो उसके पीछे मैंने आपको पहले बताया पूरा रोड मैप तैयार होता है। क्यों ये किया जा रहा है? तब हमें लग रहा था कि रविशंकर प्रसाद को हटाकर किरण रिजिजू को बनाए जाने की जरूरत क्या है। बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। रविशंकर प्रसाद प्रैक्टिस करते हैं, अभी भी प्रैक्टिस करते हैं, यानी उन्हें केस को लेकर जजों के सामने जाना ही पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं। किरण रिजिजू ने प्रैक्टिस नहीं की है, वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अरे वो वकील हैं, उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसीलिए वो इस तरह से बोल पा रहे हैं, क्योंकि वो जजों के सामने केस को लेकर नहीं जाएंगे। वो किसी केस की पैरवी करने के लिए या विरोध करने के लिए अदालत में नहीं खड़े होंगे, तो उनके ऊपर वैसा प्रभाव नहीं पड़ना, यानी उनके अपने कोई हित जुड़े हुए नहीं है। और यही समझ लीजिए, रविशंकर प्रसाद को हटाकर किरण रिजिजू को कानून मंत्री बनाने के पीछे की बड़ी वजह थी, जो उस वक्त कोई समझ नहीं पाया था। सबको लग रहा था क्यों किरण रिजिजू को बनाया जा रहा है, क्योंकि तभी यह तय हो गया था कि अब जो रिफॉर्म है, जो न्यायपालिका में रिफॉर्म है, जुडिशरी में रिफॉर्म है, वो सरकार लाने वाली है। हालांकि एनजेएसी सरकार, मोदी सरकार सबसे पहले लेकर आई थी 2014 में सरकार बनने के बाद। और सबसे बड़ी बात कि ये कानून पार्लियामेंट से सर्वसम्मति से पास हुआ था। बहुत कम ऐसा होता है कि सभी दल पार्टी लाइन को अलग करके एक कानून पर एक मत हो, यानी सभी दल, चाहे वो सरकार हो चाहे वो विपक्ष हो, वो चाहते थे कि एनजेएसी आए, क्योंकि एनजेएसी सिर्फ मोदी सरकार का लाया हुआ एक कानून नहीं था या उनकी मंशा नहीं थी, बल्कि सभी चाहते थे कि एनजेएसी आना चाहिए। इसीलिए सरकार लेकर आई थी, जिसे 2015 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया और जो 3 जजेस फैसला था उसको लागू किया। कानून मंत्री ने कहा कि पहले सरकार ही 1991 से पहले तक तो सरकार ही नियुक्त करती थी। जो चीफ जस्टिस होते थे वो सलाह देते थे राष्ट्रपति को और उसके आधार पर नियुक्ति होती थी, लेकिन उसके बाद अपने आप ही कॉलेजियम सिस्टम बना लिया गया। तो ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट को बहुत नागवार गुजरी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इस तरह की बातें कह रहे हैं, कानून मंत्री ये बात कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा, तो क्या वो चाहते हैं कि हम कोई ऐसा आदेश दें, हम कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाएं जो नहीं अपनाई जानी चाहिए। ये उन्होंने कहा है कि क्या हम कुछ ऐसा करें, जो फाइलें हैं उनमें एक नाम है। देखिए वजह क्या है, सरकार क्यों फाइलें क्लियर नहीं कर रही है, क्यों ऑब्जेक्शन कर रही है, या क्यों चाहती है कि कॉलेजियम सिस्टम ना हो? क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम में सिर्फ जज होते हैं, एनजेएसी में जज होंगे, विपक्ष के नेता होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, सिविल सोसाइटी से जुड़े लोग होंगे, ये तमाम लोग होंगे जो फैसला करेंगे कि जज कौन चुना जाए। यहां पर जो फाइल भेजी जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजों की नियुक्ति के लिए, साफ है कि उनके पास कोई ऐसा जरिया नहीं है, उनके पास कोई ऐसी आपको कहना चाहिए ना इंटेलिजेंस है, ना कोई ऐसी विंग नहीं है जो इन्वेस्टिगेट कर पाए या पता कर पाए कि बैकग्राउंड क्या है, क्या कैसा है। क्योंकि बड़े सेंसिटिव मामले, अगर जजों की नियुक्ति हो रही है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, तो ये बड़ी ही सेंसिटिव मामले हैं और इसमें बहुत सारी चीजें देखी जानी चाहिए, जिसका कोई भी जरिया सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। ये काम सिर्फ सरकार कर सकती है और सरकार इसीलिए एनजेएसी लेकर आई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लग रहा है कि एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट ने जो क्वैश कर दिया, जो नकार दिया, उसको लेकर ही सरकार इस तरह के फैसले कर रही है और कानून मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब आपको एक फाइल का उदाहरण देके बताती हूं कि क्यों जरूरी है एनजेएसी आना और कॉलेजियम सिस्टम क्यों सही नहीं है। एक फाइल है, वकील है सौरभ कृपाल, इनके नाम की सिफारिश की गई है दिल्ली हाई कोर्ट के जज अपॉइंट करने के लिए। ये है वकील सौरभ कृपाल, इनके नाम की भी फाइल है, सरकार के पास गई थी, जिसमें कहा गया था कि वकील है, इनको दिल्ली हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाए। ये किसके बेटे हैं? ये पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीएन कृपाल के बेटे हैं। यानी जो वंशवाद, जो परिवारवाद की बात कहते हैं, वो इसमें बहुत हद तक है। और खुद जुडिशरी से जुड़े, न्यायपालिका से जुड़े लोग भी मानते हैं कि बहुत ज्यादा परिवारवाद हावी है। बाहर लोग इस पे चर्चा नहीं करते। पॉलिटिक्स में जो पार्टियां हैं, जो चुनावी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पर बहुत जिक्र होता है, उन पर बहुत डिस्कशन होता है कि वो जो पार्टियां हैं वो परिवारवाद चलाती हैं, परिवारवाद वाली पार्टियां हैं,
उनमें एक के बाद दूसरे। लेकिन ये न्यायपालिका में भरा हुआ है। और ये एक फाइल मैं सिर्फ आपको उदाहरण के लिए बता रही हूं कि ये जो सौरभ कृपाल हैं, ये पूर्व सीजेआई बीएन कृपाल के बेटे हैं। इनको इनकी सिफारिश की गई है कि दिल्ली हाई कोर्ट में इनको एज अ जस्टिस अपॉइंट किया जाए। इसकी फाइल भी गई हुई है। तो सौरभ कृपाल ने कहा था कुछ समय पहले, वो समलैंगिक हैं, तो उन्होंने कहा शायद जो मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन है इसको लेकर सरकार मेरी फाइल क्लियर नहीं कर रही, या इसको लेकर मेरी फाइल पर कॉलेजियम भी निर्णय नहीं ले रहा है। ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन ये नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है पूर्व सीजीआई के बेटे। ऐसा क्यों होता है कि ऐसे ही लोग ऊपर तक पहुंच पाते हैं, ऐसे ही लोग टॉप पर पहुंच पाते हैं जिनका कोई ना कोई लिंक होता है। आप जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को देख लीजिए, उदाहरण भरे हुए हैं। एक उदाहरण नहीं है, दो उदाहरण नहीं है, एक हो सकता है कोइंसिडेंस, दो हो सकता है, लेकिन इतने कोइंसिडेंस नहीं हो सकते। क्यों कोई छोटी जगह का वकील, क्यों किसी जिले से आया हुआ वकील, क्यों नहीं वो कभी भी जज बन पाता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जज की पोस्ट तक क्यों पहुंच नहीं पाते? क्या उनमें काबिलियत नहीं होती? नहीं, उनमें काबिलियत उतनी होती है, हो सकता है कहीं ज्यादा होती हो, लेकिन क्योंकि उनका कोई सोर्स नहीं होता, प्रभावशाली लोगों से जुड़ाव नहीं होता, उनके घर वाले, परिवार वाले, जानने वाले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बैठे नहीं होते, कॉलेजियम में बैठे नहीं होते, इसीलिए नहीं हो पाता है। और इसी को लेकर सरकार का ऑब्जेक्शन है। सरकार कह चुकी है कि परिवारवाद है, सरकार कह चुकी है कि कॉलेजियम सिस्टम एलियन है, सरकार कह चुकी है कि कॉलेजियम सिस्टम से सिर्फ भारत में ही चुनाव होता है। और अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी नियुक्ति की फाइल मंगा ली। अब उनकी फाइल मंगाने की क्या जरूरत है? उनकी नियुक्ति तो सरकार के अधिकार क्षेत्र में है ना, तो वो उनकी नियुक्ति हो चुकी थी। जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो उनकी नियुक्ति सरकार कर चुकी थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। तो कहा हम ये देखना चाहते हैं कि सही प्रक्रिया अपनाई गई है कि नहीं। आप सरकार ने सही प्रक्रिया अपनाई है या नहीं ये देख रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बताते कि आप कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं। कोई मीटिंग ऑफ मिनट्स नहीं बनते जो कॉलेजियम की बैठक होती है। यानी कभी भी अगर कोई ये जानना चाहे कि उस बैठक में क्या बातें हुई, किसने क्या कहा, अलग अलग मेंबर्स हैं जो जज हैं सब, उन्होंने क्या कहा और किस आधार पर इन्हें अपॉइंट किया गया जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस उससे बनाया गया, या आप कभी नहीं जान सकते। ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, जवाबदेही नहीं होती। आप कभी नहीं जान सकते कि क्यों इनको बनाया गया। इस सवाल का जवाब आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कर रही तो वो फाइल मंगा लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट मंगा लेता है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा वो सही। सुप्रीम कोर्ट जज की नियुक्ति कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरकार अगर जो प्रक्रिया अपना रही, जो चली आ रही, तो उस पर तुरंत इसी को सरकार कहती है कि आप कार्यपालिका के कामों में, प्रशासनिक कामों में दखल दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों लगता है कि जहां पर जज होंगे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे होंगे, वो फैसला, वो निर्णय एकदम सही होंगे, उस पर कोई सवाल नहीं किए जाने चाहिए? ऐसा क्यों? क्या वजह है इसकी? उन्होंने कहा कि जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर का जो कार्यकाल होता है वो अगर छोटा है, अगर इतने साल में इतने सारे इलेक्शन कमिश्नर हो गए तो ये प्रभावित करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं सोचा कि सुप्रीम कोर्ट में जो सीजेआई का चयन होता है वो दिनों का भी हुआ है, महीने तो छोड़ दीजिए। अभी हाल ही में यूयू ललित का 2 महीने के ऊपर का था, लेकिन ऐसे भी जज हुए जिनका दिनों का हुआ है कार्यकाल। तब सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं ये फैसला लेता? तब क्यों नहीं सोचता? तब क्यों नहीं ये बात कहती? यानी आप दूसरे के लिए जो बात कह रहे हैं वो आप अपने पे लागू ही नहीं करते हैं। आप सरकार से कह रहे हैं कि आप अगर इतना कम कार्यकाल है किसी का और उसको नियुक्त करते हैं तो ये जो कार्य प्रणाली है, जो प्रक्रिया, उसको प्रभावित करता है। लेकिन आप दिनों के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देते हैं, तब आप नहीं सोचते। और ऐसा नहीं है कि कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाला है पता नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले ही जब वो आते हैं तभी तय हो जाता है कि कौन बनेगा। इसके बाद जो अभी सीजेआई है, इनके बाद कौन बनेगा, उसके बाद कौन बनेगा, उसके बाद कौन बनेगा, ये प्रक्रिया पूरी तय होती है, पूरी पता होती है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं कि ये किसी को पता नहीं होती। पता होता है कि इसके बाद ये बनेंगे, इसके बाद ये बनेंगे, इसके बाद ये बनेंगे, लेकिन उसमें दिन होते हैं तो आपको कोई ऐतराज नहीं। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर चुना जा रहा है तो आपको ऐतराज है। आपको लगता है कि इस प्रक्रिया में जजों को भी शामिल होना चाहिए, चीफ जस्टिस को शामिल होना चाहिए, यानी चीफ जस्टिस जो निर्णय लेंगे वो सब सही होंगे। सरकार जो कार्यपालिका है उसकी जवाबदेही है जनता के प्रति। हर 5 साल में वो जनता के बीच जाती है और पूछती है। जनता को लगता है कि ठीक काम किया तो जनता 5 साल का मैंडेट और देती है, नहीं तो कहती है आप अपने घर बैठिए, आपको कोई जरूरत नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी जजों की कोई जवाबदेही है लोगों के प्रति?
क्या वो कभी लोगों से मैंडेट लेने जाते हैं? वो तो कोई एग्जाम भी नहीं देते सुप्रीम कोर्ट का जज चुने जाने से पहले। क्या ऐसा कोई एग्जाम होता है? मेरी जानकारी में तो नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो अगर आप में से किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा, बट मेरी जानकारी में तो नहीं कि ऐसा कोई एग्जाम होता है। तो आप तो कोई एग्जाम भी नहीं देते, आप पब्लिक के बीच नहीं जाते। सरकार की जवाबदेही है लोगों के बीच, कार्यपालिका की जवाबदेही है। तो आप ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपनी प्रक्रिया में सुधार नहीं चाहते, आप चाहते हैं कॉलेजियम सिस्टम ही बना रहे, उसमें कोई बदलाव ना हो। एनजेएसी जो सरकार लेकर आई, जिसके लिए सभी विपक्षी पार्टियां राजी हुई, उसे आपने क्वैश कर दिया। आप दिनों के लिए जजों की नियुक्ति करें तो ठीक है, सब ठीक है, जो आप करें वो सब ठीक है। आप कॉलेजियम की बैठक करें और उसके बाद उसमें क्या होता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग किसी को पता नहीं होते, वो कहीं नोट नहीं किया जाता, इसकी कोई जानकारी नहीं होती। अगर कोई जानना भी चाहे कभी कई साल बाद भी, तो वो नहीं जान सकता कि किस तरह से इन जज की नियुक्ति हुई थी, क्या आधार था इसका, कभी नहीं जान सकता। तो क्या कोई भी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट नहीं होनी चाहिए? क्या जवाबदेह नहीं होनी चाहिए? और अगर ऐसा नहीं है तो आप क्यों सोचते हैं कि आप आलोचना से परे होंगे? आपकी भी आलोचनाएं होंगी। कहीं कोई ईश्वर स्वरूप नहीं है। जो कहते हैं ना पंच परमेश्वर, कोई परमेश्वर नहीं होता, सब इंसान हैं। हाँ, आपसे अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं कि जब आप उस कुर्सी पे बैठते हैं, तो आप जब न्याय की कुर्सी पे बैठते हैं तो आप न्याय करते हैं, और वो संविधान के आधार पर करते हैं। जो कुछ उसमें कहा गया है उसके आधार पर आप वो न्याय देते हैं। लेकिन इसके अलावा ये मान लेना कि आप ही सारे फैसले करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद, तीनों के अधिकार तय हैं संविधान में, और उसी के अनुरूप अगर हर जो स्तंभ है लोकतंत्र का वो काम करे, जो 3 स्तंभ हैं, ये अगर अब इसी तरह से काम करें तो वही तरीका बेहतर होगा। और एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में जाना, उसमें इंटरफेयर करना, इंटरवेंशन करना, या फिर उसमें आकर अधिकार क्षेत्र में जाके दखल देना, ये कहीं से ठीक नहीं है। ये प्रक्रिया एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, और कहीं से भी ये संदेश लोगों के बीच में नहीं जाना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसे आगे बढ़ाएं, बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार।